जय भीम। कुछ ही टाइम पहले मैंने एक IMDb की तरफ से टॉप 10 इंडियन मूवीज की एक लिस्ट दिखाई थी, जिसमें खुद IMDb ने जय भीम को नंबर 1 की पोजीशन दी थी। और अगर मैं आपके सामने लेकर आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सच्चाई को दिखाने के लिए जो कि भारत में आए दिन होती रहती है। और ये मूवी उन मुद्दों पर दिल खोलकर बात करती है। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है 1995 से, जहां पर हमें तमिलनाडु का एक जेल दिखाया जाता है। और वहीं पर उस जेल से कुछ कैदी इस दिन छूट कर बाहर आने वाले होते हैं और वहीं बाहर उनके परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे थे। और तभी हम देख पाते हैं कि इस वक्त जो भी कैदी जेल से बाहर छूट कर आ रहे होते हैं, उन्हें एक पुलिस वाला उन्हें उनकी जात बिरादरी के आधार पर अलग अलग प्लेसेस पर खड़ा करवा रहा था। यानी कि साफ तौर पर जो लोग नीची जाति के थे उनकी लाइन अलग क्रिएट करवा दी गई थी, और जो लोग थोड़ी अच्छी और ऊंची जाति के थे उन्हें वापस से उनके परिवारजनों के पास भेज दिया गया था। और ये सब ये पुलिस वाला इन पर इसलिए कर रहा था ताकि वो इनके ऊपर फेक चार्जेस लगाकर इन्हें वापस से जेल में डाल दे, क्योंकि इसका प्रमोशन जो रुका हुआ था। ऊपर से इस पुलिस वाले के पास ऑर्डर्स आए थे कि इससे प्रमोशन तभी मिलेगा जब ये इसके पेंडिंग केसेस को क्लियर कर देगा। और इंडिया में पेंडिंग केसेस तो न जाने कितने सालों से चल रहे थे, इसलिए वो उन सभी को जल्दी क्लियर आउट करवाने के लिए हर एक कैदी पर 2-2, 3-3 केस ठोक कर उन नीची जाति वालों को वापस से जेल में ठूस देता है। ये सब कुछ देखकर उनके परिवार वाले रोने लगते हैं, पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज मेरे पति के बिना, मेरे बेटे के बिना हमारे इस घर को कौन चलाएगा। लेकिन पुलिस वाले उनकी एक नहीं सुनते। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि चंद्रू पर। यहाँ पर ये अपने बाकी सभी साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों के खिलाफ एक स्ट्राइक पर थे, क्योंकि वकील लोगों का सोचना था कि पुलिस वाले किसी भी इंसान को बिना सबूत और बिना वारंट के पकड़कर उस पर गैर कानूनी कार्यवाही करते हैं जो कि कानून के खिलाफ है। तभी चंद्रू की नजर सामने खड़े कुछ लोगों पर जाती है जो कि उसी के लिए वहां पर आए थे। तभी चंद्रू उस स्ट्राइक को छोड़कर अपने काम पर वापस आ जाता है, यानी कि अपनी दलीलों को रखने के लिए जज के सामने सबूत पेश करना और बेगुनाह को इंसाफ दिलवाना। और यहाँ पर आपको इस मूवी से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। अगर आपने मेरी मिन्नल मुरली वाली मूवी देखी होगी तो उसके अंदर जो लीड विलन था उसका नाम था शिबू, जो कि इस वक्त भी अपोजिशन के अंदर चंद्रू के सामने खड़ा था। और साथ ही जेसन जो कि खुद मिन्नल मुरली था, उसके पिता का रोल चंद्रू ने ही निभाया था। व्हाट अ कोइंसिडेंस, लास्ट मूवी के अंदर भी वही दोनों थे और इस मूवी में भी यही दोनों हैं, जो कि पहले भी आमने सामने थे और आज भी आमने सामने हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहां पर सुनवाई के लिए एक परिवार आया होता है और ये कहता है कि हमारा एक बेटा है जिसकी सजा पूरी होने पर उसे वापस से हमारे पास भेज देना चाहिए था, लेकिन पुलिस वालों ने उसके ऊपर फर्जी केस दर्ज करके उसे वापस से जेल में ठूस दिया। जिसके सपोर्ट में चंद्रू सामने जज को बताता है कि ऐसा इंडिया में पहली बार नहीं हुआ है। ये पुलिस वाले अपने प्रमोशन के लिए न जाने कितने बेगुनाहों पर डबल टिबल केस ठोक कर उन्हें अंदर कर देते हैं। मेरे पास उनकी चार्जशीट है, इसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि इन्हें जेल से 4 बजे छोड़ा गया है, लेकिन चोरी 2 बजे हुई है। तो अगर कोई इंसान जेल से ही 4 बजे छूट रहा है तो 2 बजे चोरी कैसे कर सकता है माय लॉर्ड। ये केस सरासर झूठ है और इसी के बनाम पर सारे जज उस केस को रफा दफा कर देते हैं और उन 12 लोगों को छोड़ दिया जाता है जिन्हें की पुलिस वालों ने झूठे चोरी के मुकदमों में फंसाया था। साथ ही हम यहाँ पर चंद्रू की लाइफस्टाइल को भी देख पाते हैं, जो कि अपने देश, अपने संविधान के लिए मर मिटने तक को तैयार था। सच्चाई के लिए लड़ना और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना ही अब उसकी जिंदगी का एक मकसद बन चुका था। और इसी तरह वो अपने बाकी सभी साथियों के साथ एक और स्ट्राइक पर था, जहां पर ये सारे वकील मिलकर पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और मुद्दा वही था, यानी कि पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं करते। लेकिन तभी वहां पर 2 औरतें आती हैं, जिन्हें देखकर चंद्रू समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ा इनके साथ घटा है, इसलिए वो उन्हें अपने घर पर लेकर आता है। अब यहाँ पर जो पीड़ित महिला थी इसका नाम था सैंगिनी, बट सैंगिनी थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा था, तो मैं इसका नाम अब से संगिनी बोलूंगा। सो प्लीज डू नॉट क्रिटिसाइज मी ऑन द कमेंट सेक्शन की भाई उसका नाम तो ये था, आपने ये ले लिया। जहां पर संगिनी के साथ उसके बच्चे को पढ़ाने वाली टीचर भी थी। ये टीचर और कोई नहीं, लास्ट मूवी जो मैंने एक्सप्लेन करी थी यानी कि कर्णन, ये उसी मूवी की लीड हीरोइन थी। अगर आपने कर्णन मूवी भी नहीं देखी तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। वो भी एक सच की लड़ाई पर बेस्ड मूवी थी, जो कि आपको देखने पर आपकी लाइफ से काफी ज्यादा रिलेट करेगी। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहां पर चंद्रू उन दोनों से ही पूछता है कि आखिर यहां तक आने का रीजन क्या था, जिसके बाद संगिनी बोलना स्टार्ट करती है
और ये कहानी जाती है यहाँ से एक फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोन्नामलई विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु में आता है। यहाँ पर इस गांव के कुछ आदिवासी लोग थे जो कि सांपों को पकड़कर खेत से बाहर निकालते थे, क्योंकि ये सांप उनके खेतों में घुसकर पूरी फसलों को बर्बाद कर देते थे। और साथ ही कोई खेती करने के लिए किसान आता तो उसे भी डसकर उसकी जान ले लिया करते थे। तो यहाँ पर इन आदिवासियों का काम था उन सभी जहरीले सांपों को पकड़कर अपने साथ ले जाकर उन्हें जंगल में छोड़ देना, ताकि किसी निर्जीव की हत्या भी ना हो और साथ ही किसान भी अपना काम ठीक तरीके से कर पाए। जहाँ पर हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम है राज कन्नू। मगर गांव के दूसरे लोग जैसे कि बड़े किसान, बड़े मुनीम और साथ ही सरपंच लोग इनकी कभी इज्जत नहीं किया करते थे, क्योंकि ये तो ठहरे आदिवासी, तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इन लोगों को याद किया जाता था, अदरवाइज इनके उस गांव में कोई भी इज्जत नहीं थी। एक दिन इस गांव के सरपंच के घर में सांप घुस आता है। इसी वजह से वो सरपंच राज कन्नू को अपने घर पर बुलवाता है। हालांकि उस वक्त वो और उसकी बीवी शहर जाने वाले थे, इसलिए तैयार होते वक्त उनकी ज्वेलरी वहीं पर खुली पड़ी थी। लेकिन उसी वक्त उस औरत का झुमका नीचे गिर जाता है। तो जब सांप पकड़ने के लिए राज कन्नू वहां पर जाता है तो उसे उस औरत का वो गिरा झुमका मिलता है, जिसे वो अपनी सच्चाई को दिल में रखता हुआ चुपचाप उस औरत को वापस कर देता है और उस सांप को घर से निकालकर उसे जंगल में छोड़ देता है। वहीं पर हम राज कन्नू की बीवी यानी कि संगनी को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। अब हालांकि सांप पकड़कर तो वो कितना ही रुपया कमा लेते, इसीलिए राज कन्नू सोचता है कि क्यों ना दूसरे गांव जाकर एक दिहाड़ी मजदूर का काम कर दूं, ताकि कम से कम कुछ पैसा तो जुटा पाऊं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिस परिवार से एक दिन पहले राज कन्नू ने सांप को बाहर निकाला था, उसी घर में चोरी हो चुकी होती है, वो भी उन्हीं सारे जेवरों की जो कि एक दिन पहले तैयार होने के लिए उसकी वाइफ ने निकाले थे। यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और पूछताछ की जाती है, जहाँ पर वो औरत बताती है कि एक दिन पहले हमने एक सांप निकालने वाले को बुलाया था, तो मुझे तो सीधा उसी पर शक है। इसी वजह से रात को पुलिस वाले उसके घर पर पहुंच जाते हैं। मगर इस वक्त तो राज कन्नू इस गांव में नहीं था, इसीलिए वो उसके घर को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं, हर चीज को तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि एक पुलिस वाला उस गरीब औरत के घर से कुछ पैसे भी चुरा कर अपनी जेब में लेकर चला जाता है। लिटरली ये सीन मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा कि पहले तो घर के अंदर खाने को कुछ नहीं है और ऊपर से उसने एक ऐसे घर के पैसे चुरा लिए जिनकी उन्हें इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत थी। वेल यहाँ पर पुलिस वालों को राज कन्नू तो नहीं मिलता, इसलिए वो उसके भाई इटप्पन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं ताकि उससे पूछताछ कर सके कि आखिर गांव के सरपंच का सोना उसने कहां पर छिपाया है। वहीं अगले सीन में हम राज कन्नू को देख पाते हैं, जो कि अपनी मेहनत मजदूरी के साथ कुछ पैसा कमाकर अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर अपने घर जा रहा होता है। लेकिन उसी वक्त दूसरे गांव के कुछ लोग राज कन्नू को पकड़ लेते हैं और साथ ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमें वो मिल गया है। जहां पुलिस वाले बिना कुछ सोचे समझे उसकी कुटाई करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी लुंगी तक खुल जाती है, मगर वो उसे डंडे मारना रोकते नहीं है। और फिर अगेन पुलिस स्टेशन में मार मार कर उसका हर एक अंग तोड़ देते हैं। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसके कंधे छिल चुके होते हैं, यहाँ तक कि पैरों की हड्डियां तक चकनाचूर हो चुकी थी। मगर फिर भी पुलिस वाले उसे बेरहमी से मारते जाते हैं। संगीनी आकर पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाती और कहती है कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दो, ये बेगुनाह है, इन्होंने किसी की चोरी नहीं की, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मगर वो पुलिस वाले उसकी एक बात को सुनने तक के लिए राजी नहीं थे। एंड देन स्टोरी कम बैक टू द प्रेजेंट टाइम, जहां पर ये सारी बातें चंद्रू अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। जिसके बाद सारी बातों को एनालाइज करके चंद्रू हर एक कही गई संगीनी की बात पर गौर फरमाने लगता है। जहां पर सबसे पहले उसका शक जाता है पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट पर, जिसके अंदर लिखा था कि गांव के सरपंच के घर में चोरी हुई। जिसके बाद चोरी के जुर्म में राज कन्नू, इरुत्तप्पन और मौसम कुट्टी को ये लोग पुलिस थाने पकड़ कर ले गए। लेकिन आधी रात को पुलिस वालों की नजरें चुराकर ये तीनों ही वहां से फरार हो गए। जिसके बाद उस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा था कि ये लोग सबसे पहले वहां से भागकर एक क्लिनिक में पहुंचे अपना इलाज करवाने के लिए। उसके बाद फार्मेसी से जाकर दवाइयां ली और आखिर में चुराए हुए सोने को गांव के सुनार के पास बेचकर पैसा लेकर वहां से भाग गए। और साथ ही ऐसा करते हुए पुलिस वालों के पास में 3 आई विटनेस भी हैं, जिन तीनों ने इन तीनों को भागते हुए देखा था, यानी कि क्लिनिक का डॉक्टर, फार्मेसी का मेडिशियन और ज्वेलरी शॉप का ओनर। अब चंद्रू के सामने सवाल था कि आखिर पुलिस स्टेशन से भागे हुए कैदियों को अगर बचाया भी जाए तो कैसे। जिसके बाद चंद्रू कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करता है जिसका नाम होता है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब यह है कि इस देश में जो भी पैदा हुआ है उसके पास उसके राइट्स हैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए, जिसमें यह भी शामिल था कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से पुलिस बंदी नहीं बना सकती। जिसके बाद में कोर्ट के अंदर जब ये पिटीशन आती है तो दोनों जज मिलकर उसे एनालाइज करते हैं। हालांकि इस पिटीशन को देखकर बाकी सारे वकील
वकील चंद्रू के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो एकदम गया हुआ केस है। आखिर चंद्रू, तुमने इस फालतू केस को क्यों उठा लिया? ये तो तुम हार कर ही रहोगे, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि 3 दिनों के अंदर तुम्हें इस केस से रिलेटेड सारे सस्पेक्ट और सारे आई विटनेस को बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद शुरुआत होती है अगले दिन की, और यहाँ पर चंद्रू जज के सामने अपनी दलीलें रखना स्टार्ट करता है, जिसके अंदर पहली तो ये दलील थी कि अगर वो तीनों जेल से भागकर सबसे पहले एक डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए गए, जो कि गांव की ईस्ट साइड में था, और उसके बाद ये लोग गए फार्मेसी से दवाइयां लेने के लिए, जो कि गांव की वेस्ट साइड में था, और गांव की पुलिस चौकी इन दोनों के बीच में पड़ती है। तो अगर कोई कैदी जेल तोड़कर ईस्ट साइड में भागेगा तो वापस जेल के सामने से वेस्ट साइड में होकर दवाइयां लेने के लिए क्यों जाएगा? क्या उसे अपने पकड़े जाने का डर नहीं होगा? और अब जैसा कि कोर्ट के रूल है कि वो सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर ही अपना कोई भी निर्णय लेती है, तो यहाँ पर इन सबूतों को देखते हुए ये पूरा केस अब चंद्रू के हाथ आता नजर आ रहा होता है। अब कहीं अपोजिशन पार्टी इस केस को हार ना जाए, इसलिए वो उन्हें डराने के लिए अलग अलग हथकंडे आजमाते हैं। यहाँ तक कि गांव का सरपंच तो संगिनी को अपने घर बुलाकर कहता है कि अगर तूने ये केस वापस नहीं लिया तो तेरा घर जला दूंगा। और इतना ही काफी नहीं था, तो अगले दिन पुलिस वाले संगिनी को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं और उसे अपना केस वापस लेने के लिए धमकाते हैं। लेकिन संगिनी कहती है कि जब तक मैं चंद्रू भैया से बात नहीं करूंगी तब तक कोई भी फैसला नहीं लूंगी। इस बात से पुलिस वाला घबरा जाता है और वो उसकी बेटी को ही वहां से लेकर भाग जाता है। संगिनी अपनी बेटी को बचाने के लिए चिल्लाती है, मगर उसकी कोई भी नहीं सुनता। जिसके बाद तो वो पैदल पैदल वहां से पुलिस स्टेशन भाग कर जाती है, जहां पर पुलिस वाला उससे कहता है कि अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहती है तो जो केस तूने फाइल किया उसे वापस ले ले। मगर तभी पुलिस स्टेशन में हेड कमिश्नर का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने संगिनी की बेटी को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में लेकर आए? तो वो कहता है कि हाँ। जिस पर तो कमिश्नर को और ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आखिर किसी की बच्ची को बिना किसी के सवाल जवाब किए तू पुलिस स्टेशन में कैसे लेकर आ सकता है? अब चुपचाप इज्जत के साथ संगिनी को पुलिस की गाड़ी में ही उसके घर छोड़कर आओ, वरना हर एक को जॉब से निकाल दिया जाएगा। जहां पर हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन देख पाते हैं, जिस वक्त हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि संगिनी की बेटी को जब पुलिस वाले उठाकर लेकर गए थे तो उसने सबसे पहला कॉल चंद्रू भैया को लगाया और सारी बात क्लियर करी कि किस तरीके से गांव के लोग और पुलिस वाले उसे केस को वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। जिसके बाद तो चंद्रू ने यह बात हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट को बताई और उसने सीधा कॉल लगाया हेड कमिश्नर को। वही हम करंट सिनेरियो को देख पाते हैं, जहां पर पुलिस वाले संगिनी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर चल रहे होते हैं और बार बार उससे दरख्वास्त करते हैं कि हमें कमिश्नर ने तुम्हें हमारी ही गाड़ी में घर तक छोड़ने के लिए कहा था, प्लीज मेरी माँ बैठ जा वरना हम सबकी जॉब खतरे में आ जाएगी। लेकिन संगिनी उन लोगों की एक नहीं सुनती। वेल वहां पर ये सारा वाक्या खड़े खड़े गांव के लोग और साथ ही सरपंच भी देख रहा था। उनका सोचना तो ये था कि आखिर कोई गरीब इंसान क्या अपने हक के लिए लड़ पाएगा, लेकिन आज संगिनी की ये ताकत देखकर तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक चुकी थी। वहीं पर नेक्स्ट डे अपोजिशन पार्टी इरुतप्पन के ओनर को बुलाकर लेकर आती है, जहां पर ओनर बताता है कि उन लोगों ने चोरी के बाद मुझे कॉल लगाया और बोला कि हम इस वक्त गांव से थोड़ा दूर हैं, हम तीनों इस वक्त पुलिस स्टेशन से भाग चुके हैं, पुलिस वाले हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, मगर हम कुछ ही दिनों बाद वापस से अपने गांव में आ जाएंगे। लेकिन ये बात तो पहली बार चंद्रू के सामने आ रही थी कि उन तीनों ने पुलिस स्टेशन से भागकर अपने ओनर को कॉल भी किया था। इसी बात से वो गुस्सा होकर संगिनी और उस टीचर को कहने लगता है कि आखिर आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छिपाई। जहां पर टीचर ये बताती है कि उन तीनों को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि किस नंबर के बाद क्या नंबर आता है, तो आखिर वो फोन कैसे मिला सकते हैं। तभी ये बात चंद्रू को क्लिक होती है और वो तहकीकात के लिए उसी पीसीओ बूथ तक पहुंच जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे अदालत में उस पीसीओ ओनर को बुलाया जाता है, जहां पर वो बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर 3 लोग आए थे और उन्होंने यहाँ इस पीसीओ से कॉल भी किया था और नंबर चेकिंग करने पर पता चला कि हाँ वो नंबर सचमुच इरुतप्पन के राइस मिल के ओनर का ही था, जिस बात को उसने भी कंफर्म किया था। लेकिन सच्चाई तो तब सामने आती है जब अदालत में ये बात पता चलती है कि उन 3 लोगों में राजकन्नू तो था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह ये पुलिस वाला था। जहां पर पुलिस वाला कटघरे में खड़े होकर ये बताता है कि हाँ सर, उस दिन राजकन्नू वहां पर नहीं था, उसकी जगह पर मैं खड़ा था, क्योंकि मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि आखिर चोरी हुई है तो चोर कहां पर है, तो इसलिए मैंने इन तीनों को ही चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया।
जहाँ पर वो ये भी बताता है कि इस वक्त राज कन्नू अकेला ही यहाँ से भाग चुका है और इस वक्त वो कहाँ पर है उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन तीनों को जो हमने पकड़ा उसके लिए सॉरी। तो वहाँ पर चंद्रू कहता है कि क्या तुम्हारी ये सॉरी एक बेबस औरत जो कि प्रेग्नेंट है उसके पति को उसके पास वापस ला सकती है? क्या है तुम्हारे पास इस बात का जवाब? माय लॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस पूरे केस के लिए एक अलग स्पेशल इंक्वायरी टीम को बैठाया जाए जो कि पता लगा सके कि आखिर इस पूरे चक्रव्यूह के पीछे है कौन। जहां पर कोर्ट की तरफ से पास होते हैं मिस्टर पेरुमल्लई सामी और ये वही पुलिस वाले थे जिनके खिलाफ चंद्रू ने काफी बार स्ट्राइक करी, मगर इस बार आज एक केस के चलते वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। यहाँ पर पेरुमल्लई भी उनसे पूछते हैं कि क्या बात है वकील साहब, वैसे तो हमारे खिलाफ काफी रैलियां निकालते रहते हो, आज हमारे दर पर ही आने की क्यों जरूरत पड़ गई? जहाँ पर चंद्रू ने कहता है कि सर इस बार ये लड़ाई एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए, और मैं जानता हूँ कि आप जैसा पुलिस ऑफिसर जो कि सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ता है वो इस काम में मेरी मदद जरूर करेगा। एक परिवार जिसके अंदर राज कन्नू नाम का शख्स जिसे कि पुलिस पकड़कर एक ऐसे चोरी के इल्जाम में फंसा देती है जहां पर उसने कभी चोरी की ही नहीं थी, और जब मैंने तहकीकात करी तो मुझे राज कन्नू की लाश पास ही के गांव के बॉर्डर पर मिली। हालांकि राज कन्नू की डेथ की बात जब उसकी पत्नी और साथ ही उस टीचर को पता चलती है तो उनके भी पूरे तरीके से होश उड़ चुके थे, जिसके बाद हमें लोगों को ये क्लियर करना था कि ये सचमुच एक एक्सीडेंट है या फिर एक मर्डर, जिसकी तहकीकात के लिए वहां से चंद्रू पहुंच जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को निकलवाने के लिए उसी गांव के हॉस्पिटल में, जहां पर एक डॉक्टर से बातचीत करने पर उसे ये पता चलता है कि ये डेथ कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई बल्कि इससे पहले मारकर यहां पर लाया गया है। और ज्यादा जानकारी पर चंद्रू को ये बात भी पता चलती है कि मरने से पहले उसकी पसलियों की हड्डियां तोड़ दी गई थी, मानो कि किसी ने उसके सीने पर जोरदार लात मारी हो। जिसके बाद बारी आती है नेक्स्ट डे की, और यहाँ पर अपोजिशन पार्टी से थे तमिलनाडु के एक बहुत ही बड़े वकील जिनका नाम था राम मोहन, जो कि आज तक किसी भी केस को हारे नहीं थे, और इस वक्त ये उन पुलिस वालों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने गांव के सरपंच से घर पे हुए सोने की चोरी की रिपोर्ट लिखी थी। और फिर एंट्री होती है चंद्रू की, जो कि इस बार अपनी दलीलों से पूरे के पूरे अदालत को हिलाकर रख देता है और ये बताता है कि इन तीन पुलिस वालों ने अपना काम तो कभी ठीक से किया ही नहीं। जहां पर हम व्यूअर्स को इस कहानी से जुड़ी सारी पहेलियां एक के बाद एक खुलती नजर आती है। सबसे पहले बताया जाता है कि इन पुलिस वालों ने जिस वक्त सरपंच के घर जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखी तो इन्हें पता चल चुका था कि चोर आखिर है कौन, और उसके बाद उसके फिंगरप्रिंट को मैच करते हुए उसी गांव के गुंडों से बात करी तो पता चला कि उन्होंने ही असली चोरी की थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन गुंडों के साथ मिलकर सोने को आधा आधा हिस्सों में बांट लिया और चोरी का इल्जाम लगाने के लिए एक ऐसे गरीब इंसान को फंसा दिया जो कि सिर्फ एक दिन पहले वहां पर सांप को घर से बाहर निकालने के लिए आया था। और जब उसने चोरी का इल्जाम अपने सर पर लेने से मना कर दिया तो उसने मार मार के उसकी हालत बुरी कर दी। लेकिन फिर भी जब राज कन्नू ने कहा कि साहब मैं गरीब जरूर हूं मगर मैंने चोरी नहीं की, तो उसने अपने पैरों से इतनी जोर की लात मारी कि उसकी फसलियां टूटकर उसी के सीने में घुस गई और उसकी वजह से राज कन्नू की डेथ हो गई। ये पूरी सच्चाई जब कोर्ट के सामने आती है तो हर किसी के तो मानो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, और फाइनली जाकर संगिनी को उसका इंसाफ मिलता है, जहां पर कोर्ट की तरफ से उन पुलिस वालों को तो जॉब से तो निकाला जाता ही जाता है, प्लस उम्र कैद की सजा हो जाती है। वहीं पर संगिनी को गांव में एक 2 BHK मिलता है और साथ ही खेती करने के लिए 2 बीघा जमीन, और इसी के साथ सच्चाई की जीत होती है और ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके इस बार तो जरूर बताइएगा, क्योंकि खुद के एंटरटेनमेंट के लिए सुपर हीरो और कार्टून जैसी मूवी तो आप बेशक एंजॉय करते होंगे, लेकिन समाज की सच्चाई और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत ही कम बात होती है जिनको इस मूवी ने दिल खोलकर हमारे सामने रखा है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की और बेहतरीन मूवीज को अगर देखना चाहते हैं तो मुझे उन मूवीज का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक और बात, ये वीडियो मैंने व्यूज के लिए नहीं बनाया और ना ही पैसा कमाने के लिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ थी मेरे दिल में एक इच्छा, जो कि थी इंडिया की टॉप रेटिंग मूवीज को आपके सामने लाने की। तो गाइज, आपको मेरे ये एफर्ट्स कैसे लगे और ये मूवी भी कैसी लगी, चाहो तो कमेंट करके या फिर डायरेक्टली इंस्टा पर DM करके बता सकते हो। इंस्टा पर मैं हर किसी की रिक्वेस्ट को सुनता हूँ, उसके मैसेज को रीड करता हूँ और साथ ही उसे रिप्लाई भी करता हूँ, चाहे भले उसका 1 फॉलोवर हो या फिर 1 लाख फॉलोवर हो। रिप्लाई मेरी तरफ से सभी को मिलता है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल्स ऑल्सो। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।